लास्ट लेक्चर तक हमने एग्जाम्पल सेकंड तक कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल थर्ड और थर्ड से आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम एग्जाम्पल थर्ड से कर रहे हैं। एग्जाम्पल थर्ड है हमारा 2a लंबाई की W भार वाली, ओके 2a लंबाई है और कैपिटल W भार है वाली एक समान दंड का मध्य बिंदु रुक्ष क्षैतिज बेलन पे है। इसका मतलब एक बेलन है, उस बेलन के ऊपर हम एक 2a लंबाई और W भार वाली एक समान दंड मतलब एक छड़ देखें उसको, वो हम उसके ऊपर रख रहे हैं जिसका अक्ष दंड के लंबवत है। जिसकी जो अक्ष है बेलन की अक्ष वो उस दंड के लंबवत है। कहने का मतलब ये यदि हमारा कोई बेलन है, ये यदि हमारा कोई बेलन है तो इसके ऊपर हम एक छड़ रखें 2a लंबाई की, तो ये जो दंड है ये इसकी अक्ष, बेलन की अक्ष क्या होगी? बेलन की अक्ष यही तो है जो इसकी रेडियस है इस कंडीशन में, तो इसके क्या है? ये लंबवत है, इसके लंबवत है। मतलब ये एक बेलन है, बेलन टाइप ऑफ कंप्लीट बेलन तो इसके ऊपर हम शो कर नहीं सकते। 2D के अंदर हम कंप्लीट बेलन तो शो कर नहीं पाएंगे ना, तो हमने एक बेलन लिया, इस प्रकार का एक बेलन है, मतलब एक पाइप है, एक पाइप के ऊपर हमने एक छड़ धर दी, तो छड़ की अक्ष क्या होगी? ये हमारा बेलन है, ये हमारा कोई बेलन है, तो ये इसकी एक अक्ष है, ओके। इस अक्ष के ऊपर हमने एक छड़ रख दी, तो छड़ हमारी इस टाइप से होगी, हमारे पास में जो भी छड़ है इसके ऊपर हमने छड़ रख दी, तो ये इसके लंबवत है, तो छड़ इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, या फिर हम इसका एक पार्ट ये लें और इसके ऊपर लें, तो ये इसके अक्ष के लंबवत है। मतलब ये जो हम इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस पे क्या है? लंबवत है। ऐसे यदि छड़ हमारी ये है तो भी हमने इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ की तो भी क्या है? वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया? कंप्लीट बेलन न लेकर के केवल एक इसका पार्ट ले रहे हैं, और वो पार्ट यदि हम यहाँ आईना रखेंगे तो ये बेलन कैसा दिखेगा? हमें केवल इस प्रकार का दिखेगा। तो हमने केवल बेलन का ये लिया है, इसका एक पार्ट जो हमारे काम का है, कंप्लीट हम बेलन को यहाँ शो नहीं कर रहे। तो एक बेलन ले लिया, इसके ऊपर हमने एक छड़ रख दी, और ये छड़ इसकी अक्ष से कैसी है? लंबवत है। हमने इसका सेंटर पॉइंट बोल दिया, सेंटर पॉइंट हमने O मान दिया, ओके। छड़ है तो छड़ की लंबाई हमने मान ली कि ये हमारे पास में A है और इसका ये सिरा B है और ये सिरा हमारा C है, इसका मध्य बिंदु, और इसकी लंबाई 2a है। दैट मीन्स ये यहां से यहां तक की लंबाई A होगी और यहां से यहां तक की लंबाई हमारी A होगी, और मध्य बिंदु पे इसका भार होता है, तो ये हमारा नीचे की तरफ इसका भार W भी हो जाएगा। ये हमारे पास में कंडीशन दी हुई है। प्रदर्शित कीजिए कि दंड के एक सिरे का अधिकतम भार जोड़ा जा सकता है। क्या लिख रहा है? जोड़ा जा सकता है, मतलब ये छड़ तो है ही, अब इसके किसी भी एक सिरे के ऊपर हम कुछ भार जोड़ दें, मतलब कोई भार इसके ऊपर लटका दे, तो वो कितना हो सकता है? अधिकतम इतना हो सकता है b लैम्डा W अपॉन में a माइनस बी लैम्डा, ताकि बेलन के ऊपर से नहीं फिसले, ताकि ये छड़ इस बेलन के ऊपर से फिसले नहीं, इसके ऊपर ही रहे। डायरेक्शन चेंज होगी, भार लटकाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये फिसल नहीं रहा, इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे आके अटक रहा है, लेकिन ये फिसल नहीं रहा। उस कंडीशन में जहां B बेलन की त्रिज्या है, तो ये B हमारी इसकी त्रिज्या है, तो ये हमने मान लिया इसकी रेडियस B, बेलन की रेडियस, और लैम्डा घर्षण कोण दिया हुआ है। तो हमने क्या किया? हमने इस A सिरे के ऊपर एक भार लटका दिया, भार कुछ भार है तो उसको हमने P मान लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? तो इसकी डायरेक्शन चेंज होके ये हमारा A सिरा यहां पे आ गया, और ये हमारा C सिरा, और ये हमारा B सिरा, ओके। तो ये इसका B सिरा आ गया, ये C सिरा हमारा यहां कहीं है, और ये हमारा A सिरा है, तो इसको हमने डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसको हमने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस
पॉइंट के ऊपर, देखो हम जानते हैं कि किसी सर्किल के ऊपर लंबवत रेखा कहां से जाएगी, उसकी स्पर्श रेखा उसके सेंटर पॉइंट से गुजरे। तो इसके सेंटर पॉइंट से हम स्पर्श रेखा को खींच देंगे तो हमारे पास में एक परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी। तो ये हमने इसकी स्पर्श रेखा से खींच दी, इसको हमने मान लिया इस पॉइंट के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया R, और ये इसके ऊपर लंबवत होगी। अब इस सिरे के ऊपर हमने क्या किया, हमने P भार लटका दिया, तब इसके झुकाव होगा। और इस C डैश के ऊपर पहले से ही कौन है, W भार बैठा है। अब ये संतुलन की स्थिति में तभी होगा जब इसके ये दोनों भार नीचे की ओर लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है। इसका मतलब कोई ना कोई भार इसके अपोजिट डायरेक्शन में जरूर लग रहा होगा, तभी ये सीमांत संतुलन की स्थिति में होगा, अदरवाइज ये गिर जाएगा। तो वो जो इसके अकॉर्डिंग, इसके विपरीत जो भार लग रहा है वो हमने मान लिया इसका परिणामी, और इसके परिणामी को हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया कि इसका जो परिणामी बल है वो क्या है, F है। तो ये हमारे पास में एक बलों का एक युग्म हमें प्राप्त हुआ जहां ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है। जहां ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है, C डैश पे भार W लटक रहा है, A डैश पे हमने P लटका दिया अलग से, तो ये छड़ इस डायरेक्शन में चेंज हो गई, ये C सिरा C डैश पे आ गया, और इस सिरे को नाम दे दिया हमने D, इसको दे दिया हमने D। मतलब ये D इस सिरे का यहां से कोई पॉइंट है, तो इस कंडीशन में ये जो DC है ये DC डैश दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि फिसल नहीं रही। तो ये छड़ यहां से बस ऐसे आ गई थोड़ा सा राउंड करके, तो इसका सेंटर पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से इसके सेंटर पॉइंट की दूरी दोनों बराबर होगी। ओके, फिसल तो रहा नहीं, बिना फिसले है पोजीशन, यदि फिसलता तो ये थोड़ा आगे आ जाता और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, डिस्टेंस चेंज होती, लेकिन फिसल तो रहा नहीं। यहाँ ये छड़े बस ये यहाँ पे थोड़ा सा झुकाव करके आ गई, तो इस पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट की दूरी और पहले की दूरी दोनों सेम होंगी क्योंकि फिसल नहीं रही, बस इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी चेंज हुई है। तो ये हमारे पास में डायग्राम बन गया। ओके, तो ये है हमारे पास में डायग्राम की वैल्यू। अब यहां हम बात करें, हम जानते हैं कि ये जो घर्षण कोण है, ये घर्षण कोण किसके बीच में होता है, परिणामी और लंबवत प्रतिक्रिया के बीच, और लंबवत प्रतिक्रिया क्या है R और परिणामी क्या है F, इसके बीच का जो एंगल होगा वो लैम्डा होगा। अब यहां हम देखें तो ये परिणामी, देखो ये परिणामी है और ये इसके ऊपर लंबवत और ये भी इसके ऊपर लंबवत ही तो है, परपेंडिकुलर है, दोनों ये पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, लैम्डा होगा। ये एंगल भी हमारा क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा। तो अब यहां से ये त्रिज्या आ गई, ये लैम्डा आ गया, ये चाप है, चाप का मान हम निकाल लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में बता दें, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वेरी इजी कैलकुलेशन है। तो थोड़ा सा डायग्राम के बारे में लिख लो। ओके, डायग्राम बन गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे, फिर हम कैलकुलेशन के ऊपर चलेंगे। तो लिखिए माना B त्रिज्या का कोई बेलन है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु O है, इसके सिरे C पर एक 2a लंबाई की व कैपिटल W भार की एक समान दंड स्थित है जिसका केंद्र बिंदु C है। अतः बिंदु C पर W भार नीचे की ओर
नीचे की ओर क्रियाशील होगा, क्रियाशील होगा जो बेलन के बिंदु O से गुजरेगा, जो बेलन के बिंदु O से गुजरेगा। ये तो हमने इसके पहले की बात कर दी। अब हम P भार लटका रहे हैं इसके सिरे A के ऊपर, तो क्या कंडीशंस बन रही है अब हम लिख रहे हैं। अब इसके सिरे A पर, अब इसके सिरे A पर P भार लटकाने पर इसकी स्थिति A डैश B डैश में परिवर्तित हो जाती है, जिसका केंद्र बिंदु C डैश है, जिसका केंद्र बिंदु C डैश है। ओके, अब लिखिए यहां बिंदु D बेलन पर स्थित नया बिंदु है जिस पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R व परिणामी कैपिटल F चित्रानुसार क्रियाशील है। अब लिखिए यहां एक तो इसका हम ये जो कर्व है DC का मान निकाल ले, तो इस स्थिति में लिखिए, इस स्थिति में DC आर्क ये बराबर होगा DC डैश के, और DC आर्क का मान क्या है, चाप का मान क्या होता है, त्रिज्या इंटू एंगल, तो ये बनेगा B लैम्डा, B रेडियस है, लैम्डा एंगल है। और यहां लिख देंगे हम कि इसका जो चाप है आर्क वो कोण इंटू त्रिज्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या। तो इसका जो आर्क होगा ये एंगल इंटू रेडियस, तो यहां से हमारे पास में DC डैश का मान आ गया B लैम्डा, जो कि इसके आर्क DC के इक्वल होगा। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये कंडीशन होती है, ये 11th-12th के अंदर आती है हमारे पास में कंडीशन कि यदि दो बल हमारे एक डायरेक्शन में, तीसरा हमारा विपरीत डायरेक्शन में होता है, तो यहां संतुलन की स्थिति में जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहां लिखेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में ये तभी सीमांत संतुलन होगा जब इस बल का और इससे जो परिणामी है, इस बिंदु से परिणामी की डिस्टेंस P इंटू A डैश D इक्वल्स टू इसके ऊपर जो बल है, जो भी भार लटका रहे हैं, इसका इस बिंदु से परिणामी के बिंदु की दूरी बराबर हो W इंटू C डैश D, ये बराबर होने चाहिए। तो P A डैश D को हम क्या लिख सकते हैं, A डैश D का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन A डैश C डैश का मान है। क्यों? क्योंकि ये इस जो भी छड़ है उसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मान A होगा, तो इसे हम क्या लिख रहे हैं, A डैश C डैश माइनस, और यहां से यहां की वैल्यू हम माइनस कर दे तो DC डैश इक्वल्स टू W इंटू DC डैश लिख सकते हैं इसे। यहां से P का मान क्या आएगा, W DC डैश अपॉन में A डैश C डैश माइनस DC डैश। अब DC डैश का मान हमारा समीकरण 1 से W इंटू B लैम्डा अपॉन में A डैश C डैश का मान है A माइनस का B लैम्डा, और ये हमें प्रूव करना था कि सीमांत संतुलन की स्थिति में जो भार लटकेगा वो अधिकतम होता है, हम जानते हैं।
तो ये बार आ गया हमारे पास में W इंटू बी लैम्डा, W इंटू बी लैम्डा अपॉन में A माइनस बी लैम्डा। ये इस बेलन के ऊपर जो छड़ है इसके सिरे A पर लटकाया गया अधिकतम भार होगा, जिसके भार लटकाने पर भी ये छड़ बेलन से फिसलेगी नहीं, इसके ऊपर सीमांत संतुलन की स्थिति में होगी। तो इसके सिरे A के ऊपर हम अधिकतम कितना भार लटका सकते हैं इसे बिना फिसले हुए, वो होगा हमारा W जो इस छड़ का भार है, B जो बेलन की त्रिज्या है, लैम्डा जो घर्षण कोण है, A छड़ की लंबाई का आधा मान और बी लैम्डा हमारे पास पता है बी रेडियस है, लैम्डा घर्षण कोण है, इसका जो मान आएगा वो अधिकतम भार हम लटका सकते हैं। इससे ज्यादा जैसे ही भार लटकाएंगे छड़ बेलन से फिसल करके नीचे गिर जाएगी। ओके, एग्जाम्पल 4 है हमारा, अर्ध अक्षों ए तथा बी वाला एक समान भारी दीर्घवृत्तीय तार एक छोटी रुक्ष खूंटी से लटका हुआ है। ओके, एक ये दीर्घवृत्ताकार कोई तार है जो एक छोटी खूंटी से लटका हुआ है। प्रदर्शित कीजिए कि इसके किसी भी बिंदु के खूंटी के संपर्क में होने पर साम्यावस्था में रह सके तो घर्षण गुणांक से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां हमें एक एलिप्स दिया हुआ है दीर्घवृत्त जो खूंटी से लटका हुआ है, तो सीमांत संतुलन की स्थिति में है, मतलब फिसलने वाली स्थिति में होगा कुछ क्षण बाद, जैसे उसके ऊपर फोर्स चेंज होगा। तो उस कंडीशन में इसकी शेप कुछ इस प्रकार से होगी। तो ये हमारे पास में कंडीशंस है। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, इसके एक्सिस दिए हुए में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हमने इसे ड्रॉ कर दिया, इसको हमने O पॉइंट बोल दिया। ये हमें A मान दिया हुआ है, दीर्घ अक्ष का मान, और लघु अक्ष हमारी B है B। अब यहां इसके किसी पॉइंट P के ऊपर एक खूंटी है, तो ये खूंटी हमने मान ली P पॉइंट खूंटी है, और ये जो खूंटी है इसकी ऊपर जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगी वो इसके सेंटर पॉइंट से गुजरेगी। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया इसके सेंटर पॉइंट से गुजरेगी। ये मान लिया हमने इसका भार W, और ये हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R। ओके, अब ये तार किधर फिसलेगा, ये ज्यादा पार्ट है तो ये इधर नीचे की ओर फिसलेगा, तो इसका ये जो पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब जो घर्षण बल होगा वो घर्षण बल हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन है। ये एंगल हमने फाई मान लिया, तो इस एलिप्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मान होंगे कोऑर्डिनेट वो a cos थीटा b sin थीटा होते हैं। तो यहाँ जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ आ जाएगा हमारा। तो दीर्घ अक्ष a है, इसका हाथ, तो ये बनेगा a cos, इसका एंगल क्या माना हमने फाई, और b sin फाई। ये हमारे पास में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए a cos फाई और b sin फाई के मान। और यहाँ एक एंगल है हमारा, तो एंगल हमने मान लिया। ये हमारे पास में कंडीशंस, एक हमारे पास में इसकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगी, तो इस पॉइंट पे अभिलंब प्रतिक्रिया ये होगी, और ये होगा इसका परिणामी, ये इसका परिणामी होगा W के अकॉर्डिंग, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में परिणामी होगा। ये इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया होगी R, और इनके बीच में हमने एंगल मान लिया थीटा। अभिलंब प्रतिक्रिया ये हमारा परिणामी, परिणामी को हमने S बोल दिया, और ये हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया, दोनों के बीच में एंगल हमारा थीटा है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो घर्षण गुणांक म्यू है उसका मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab से कम नहीं होना चाहिए।
कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गए। ओके, ये दीर्घवृत्त का सेंटर पॉइंट, ये इसकी एक्सेस है ए और बी, इसके किसी पॉइंट पी के ऊपर इसे खूंटी मान लिया हमने, जिस खूंटी पर ये दीर्घवृत्ताकार तार लटका हुआ है इसका भार हमने W मान लिया, इससे का भार हमने W मान लिया। अब यहाँ इसके कोऑर्डिनेट आ गए, घर्षण बल ये नीचे की ओर होगा तो घर्षण बल इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो परिणामी है वो W के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अभिलंब प्रतिक्रिया हमने ये मान ली जो इस म्यू के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ हमारे पास में इस दीर्घवृत्त के कोऑर्डिनेट आ गए, हमें एक तो इस थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ थीटा के मान के लिए हमने एक पहले से वेरीफाई कर रखा है कि यदि ये सीमांत संतुलन की स्थिति में होगा, सीमांत संतुलन की स्थिति में होगा, तो ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा मैक्सिमम का मान, थीटा मैक्सिमम का मान लेस एंड इक्वल होगा लैम्डा से, लेस एंड इक्वल होगा लैम्डा से। यदि सीमांत संतुलन की स्थिति में है तो थीटा मैक्सिमम का मान लैम्डा होगा। यदि ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है तो थीटा मैक्सिमम का मान लैम्डा होगा। यही तो हम जानते हैं कि परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम घर्षण कोण बोलते हैं, लेकिन वो कब बोलते हैं? सीमांत संतुलन की स्थिति में। सीमांत संतुलन की स्थिति में, यहां हम जनरल बात कर रहे हैं, यहां कहीं ये नहीं दिया हुआ कि सीमांत संतुलन की स्थिति में है। तो यहां हमने एक जनरल कंडीशंस लिए, तो ये जो थीटा है सीमांत संतुलन में इस थीटा का सबसे ज्यादा मान लैम्डा के बराबर होगा, तो नॉर्मल वे में थीटा का मान लेस एंड इक्वल लैम्डा होगा, ये जनरल रूप होगा, क्योंकि थीटा का जो सबसे बड़ा मान है वो लैम्डा है, तो थीटा का मान नॉर्मल में लैम्डा या लैम्डा से छोटा ही होगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन है, यहां से हम म्यू की कंडीशंस लेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो पहले ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर आगे की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो डायग्राम के अंदर लिखिए, इसमें माना W भार का एक दीर्घवृत्तीय तार है जिसकी अर्ध अक्ष A तथा B है, केंद्र बिंदु O है, दीर्घवृत्ताकार तार खूंटी P, जिसे हम P बोल रहे हैं, खूंटी P पर लटका हुआ है, खूंटी दीर्घ अक्ष के साथ फाई कोण बनाती है, तब बिंदु P के निर्देशांक A cos फाई B sin फाई होंगे, A cos फाई B sin फाई होंगे। अब लिखिए इसमें बिंदु P पर भार W केंद्र O से गुजरता हुआ नीचे की ओर, घर्षण बल म्यू आर P बिंदु पर ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R समतल के लंबवत व परिणामी S W के विपरीत और क्रियाशील होंगे
क्रियाशील होंगे। नेक्स्ट लिखिए, हम जानते हैं कि सीमांत संतुलन की स्थिति में थीटा का मैक्सिमम मान लैम्डा के बराबर होता है तब ये लिखिए, थीटा लेस एंड इक्वल लैम्डा इंप्लाइज करके tan थीटा इज लेस एंड इक्वल tan लैम्डा, और tan लैम्डा का मान क्या होता है हमारा म्यू। तो इंप्लाइज करके लिख दो tan थीटा इज लेस एंड इक्वल म्यू। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो tan थीटा का मान है यहाँ, वो tan थीटा का मान हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी के बीच का एंगल है। इसका मतलब एक तो हम यहाँ से टेंजेंट निकाल लें, एक यहाँ से हम टेंजेंट निकाल लें, और इन दोनों की वैल्यू हम tan के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास में इसकी कंडीशंस बन जाएगी। तो एक तो हम इस का मान निकाले टेंजेंट का, तो ये क्या होगा हमारे पास में ओपी के अकॉर्डिंग हमारी स्पर्श रेखा, और ओपी के अकॉर्डिंग स्पर्श रेखा क्या होती है, जब हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू दी हुई होती है तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से एक तो हम निकाल रहे हैं ओपी की स्पर्शज्या, जिसे हम m1 ले रहे हैं, और ये बनेगी हमारे पास में b sin फाई अपॉन में a cos फाई, ओके, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 से ये बन जाएगा, और ये बनेगा b अपॉन में a tan फाई। ये हमारे पास में OP के अकॉर्डिंग स्पर्श ज्या की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक PR के अकॉर्डिंग स्पर्श ज्या चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें दीर्घवृत्त चाहिए, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखा के ऊपर हम स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे और फिर उसके अभिलंब की ढाल निकालेंगे, तो ये हमारे पास में PR के अकॉर्डिंग स्पर्श ज्या आ जाएगी। तो हमने क्या किया, स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए हमें दीर्घवृत्त की समीकरण चाहिए, तो दीर्घवृत्त की समीकरण क्या बनेगी, दीर्घवृत्त की समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास में दीर्घवृत्त की समीकरण आ गई, जहां a और b इसकी दीर्घ और लघु अक्ष है। ये हमारे पास में दीर्घ अक्ष लघु अक्ष है, तो दीर्घवृत्त की समीकरण। अब हमें क्या चाहिए, इसके स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए। तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये दीर्घवृत्त की समीकरण होगी। तो यहाँ x इंटू x1 होगा, तो x1 क्या है, x1 होगा हमारे पास में बिंदु, तो बिंदु के ऊपर लिखेंगे हम बिंदु P a cos फाई b sin फाई पर दीर्घवृत्त 3 की स्पर्श रेखा की समीकरण क्या बनेगी, स्पर्श रेखा की समीकरण x1, तो ये x1 क्या है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट x वाला a cos फाई अपॉन में a स्क्वायर प्लस y1 क्या है, b sin फाई अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो स्पर्श रेखा की जो समीकरण होती है उसमें x y, एक x और एक y को हम हटा के जो कोऑर्डिनेट है वो लिख देते हैं, बाकी हमारा एज इट इज मान होता है। तो ये हमारे पास में स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब हमें क्या चाहिए,
हमें इस स्पर्श रेखा की ढाल की समीकरण चाहिए। तो पहले उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में x cos फाई अपॉन में a, y अपॉन में b साइन फाई इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास में स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब इसकी ढाल चाहिए हमें। तो स्पर्श रेखा 4 की ढाल क्या बनेगी हमारे पास में dy बाई dx का मान। तो ये बनेगा इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा cos फाई अपॉन में a प्लस dy बाई dx साइन फाई अपॉन में b इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज करके यहां से dy बाई dx का मान आ जाएगा हमारा dy बाई dx का मान आएगा। ये हमारा राइट साइड में होगा तो नेगेटिव, तो b हमारा ऊपर चला जाएगा, a हमारा नीचे आएगा और ये ऊपर साइन नीचे तो कोट फाइव। ओके, तो ये हमारे पास में स्पर्श रेखा की ढाल आ गई। अब हमारे पास में क्या चाहिए अभिलंब की ढाल। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 वाले फॉर्मूले से हम इसका मान निकालेंगे। तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 से इसका जो मान होगा वो अपोजिट हो जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां से अपोजिट होगा, m1 क्या लिख सकते हैं -1 अपॉन में m2, इसका मतलब a का अपोजिट। तो ये बनेगा हमारे पास में m1 हमने मान रखा है हमारे पास में m1, इसे हम m2 बोल देंगे। m2 का मान आएगा हमारा, इसका अपोजिट कर दो तो a अपॉन में b, कोट का अपोजिट tan फाई और साइन का भी अपोजिट करना है, इसको दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें tan थीटा का मान चाहिए। tan थीटा का मान क्या बनेगा m1 और m2 हमारे पास में है, तो यहां से हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे। तो यहां से जो tan थीटा बनेगा हमारे पास में ये बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। m1 का मान क्या है हमारे पास में b अपॉन में a tan फाई माइनस m2 का मान क्या है हमारे पास में a अपॉन में b tan फाई अपॉन में 1 प्लस b अपॉन में a tan फाई इंटू a अपॉन में b tan फाई। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। m1 m2 है तो tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने tan थीटा का मान निकाला और ये हमने m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी, यहाँ tan फाई कॉमन है तो ये बनेगा हमारे पास में एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में ab tan फाई और अपॉन में b अपॉन a से a अपॉन b कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। ये बनेगा हमारे पास में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में ab और tan फाई हमारा एज इट इज और 1 प्लस tan स्क्वायर जो फाई है इसे लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर फाई और ये बनेगा हमारे पास में इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में ab इसे लिख सकते हैं हम sin फाई अपॉन में cos फाई और ये sec स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर फाई बनेगा। एक cos से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2ab sin 2 फाई बन जाएगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई tan थीटा का मान। तो tan थीटा का जो मान आया हमारा ये आ गया हमारे पास में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर tan थीटा इक्वल्स टू, और ये जो tan थीटा का मान होता है ये हम मॉड के अंदर लेते हैं। ओके, तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा माइनस कॉमन लेने पर। तो tan थीटा हमारा बन जाएगा, जैसा हमें प्रूव करना है वैसा हम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ab
और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई, सिंस साइन 2 फाई इज लेस एंड इक्वल 1, और यहाँ इसका मैक्सिमम मान चाहिए, तो मैक्सिमम मान हमने ले लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। इससे इसका मान लेस एंड इक्वल होगा, इससे इसका मान लेस एंड इक्वल 1 होगा, क्योंकि 1 sin 2 फाई का मान ये होगा। इसको देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर हमारी जो भी है, आप देख लेना एक बार कौन सी चल रही है, 5 थी तो 6 दे देंगे, 6 है तो 7 दे देंगे। अब हमारे पास में ये कंडीशन है कि tan थीटा का मान लेस एंड इक्वल म्यू है, और यहां से tan थीटा का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab से लेस एंड इक्वल है। तो इस म्यू का मान इससे छोटा नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए साम्य अवस्था की कंडीशन में। साम्य अवस्था की कंडीशन में इस म्यू का मान इससे कम नहीं होना चाहिए, यही हमें यहाँ प्रूव करना था, और ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। ओके, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 6 से हमारे पास में कंडीशन आ। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 5। इसमें हमें दिया हुआ है a त्रिज्या का एक गोला जिसका गुरुत्व केंद्र गोले के केंद्र से c दूरी पर है, क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके, क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके एक रुक्ष आनत समतल पर साम्यावस्था में है। एक गोला है जिसकी रेडियस a है, गुरुत्व केंद्र से इसके केंद्र की दूरी c दी हुई है, और क्षैतिज से ये है अल्फा कोण पर झुके हुए समतल के ऊपर रखा हुआ है। प्रदर्शित कीजिए कि यह कोण जिस कोण के ऊपर ये झुका हुआ है से घूम सकता है तथा फिर भी सीमांत साम्यावस्था में रहता है। उसके बावजूद भी ये कैसा होगा, सीमांत साम्यावस्था में होगा। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक गोला दिया हुआ है, तो ये हमने एक गोला ले लिया जिसका सेंटर पॉइंट हमने ये ले लिया। अब ये क्या है, एक सीमांत जो समतल है उस समतल के ऊपर ये किसी एंगल के ऊपर इस प्रकार से रखा हुआ है जो क्षैतिज के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ओके, ये हमारा गोला है, इस प्रकार से ये रखा हुआ है हमारे पास, ये इसका सेंटर पॉइंट है। हम जानते हैं कि इसकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगी, इसको हमने R बोल दिया। ये इसका सेंटर पॉइंट C ले लिया हमने, और इसका जो भार है W वो इसके गुरुत्व केंद्र पे होगा, तो इसका भार हमने W ले लिया, और ये W जो ऊपर होगा वो इसके गुरुत्व केंद्र को रिप्रेजेंट करेगा। मान लिया इसका गुरुत्व केंद्र हमारा यहाँ है। सीमांत साम्यावस्था की स्थिति में इसका मतलब गुरुत्व केंद्र इस साइड में होगा, तभी ये सीमा संतुलन की स्थिति में होगा। इधर होगा तो ये नीचे की तरफ फिसल के आएगा। तो इस डायरेक्शन में हमने इसका गुरुत्व केंद्र G मान लिया, और यहां से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे जो एंगल बना रहा है वो हमने थीटा ले लिया। अब ये कह रहा है कि इससे इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है वो C है, तो यही डिस्टेंस इससे ऊपर भी होगी, इससे ऊपर भी होगी हमारे पास में ये डिस्टेंस C थीटा एंगल पे। तो यहां भी हमने इसका गुरुत्व केंद्र G डैश लेंगे, और ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, हमारा थीटा बन जाएगा। ओके, इस पॉइंट को हमने P पॉइंट बोल दिया। इस P पॉइंट के ऊपर जो घर्षण बल है, देखो ये नीचे की ओर फिसलेगा हमारा गोला, और जब गोला नीचे की ओर फिसलेगा तो इसका जो घर्षण बल है, घर्षण बल हमारा ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। तो जो घर्षण बल है वो कहाँ होगा, हमारा ऊपर की ओर म्यू R, और यहाँ जो ये W है हम जानते हैं कि ये परिणामी और W के बीच में वही एंगल होगा जो अल्फा है। यहाँ पे जो एंगल होगा, इस W को हम वियोजित करें तो इसके साथ डायरेक्ट इसका एंगल अल्फा है, तो ये बनेगा W cos अल्फा, और इसके साथ जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 माइनस अल्फा, तो ये बनेगा W sin अल्फा। ये हमने इसको वियोजित कर दिया। ये R इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में W cos अल्फा, इधर म्यू R इसके जस्ट अपोजिट हमारा W sin अल्फा। ओके, तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सैफ है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे और उसके बाद इसको इजी वे में हम वेरीफाई कर लेंगे। तो लिखिए इसमें, माना
इसकी रेडियस दी हुई हमें a, तो ये इसकी रेडियस है हमारे पास में CPA। तो माना स्मॉल a त्रिज्या व कैपिटल W भार का एक गोला है जिसका केंद्र बिंदु C गुरुत्वीय केंद्र G है, जहां C से G की दूरी स्मॉल c है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आप कैपिटल C लिखोगे और इस डिस्टेंस को आप स्मॉल c लिखोगे। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। ओके, अब ये तो हमारे पास में गोला है। अब गोला बिंदु P पर अक्ष से या क्षैतिज से, अक्ष की जगह क्षैतिज लिखिए, गोला बिंदु P पर क्षैतिज से अल्फा कोण पर स्थित है। बिंदु P पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R, गोले का भार कैपिटल W व घर्षण बल म्यू R चित्रानुसार क्रियाशील है। अब लिखेंगे हम सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर तो ये जो क्षैतिज है W sin अल्फा ये इक्वल होगा हमारे म्यू R के, और ये जो कैपिटल R है हमारा ये इक्वल होगा W cos अल्फा के। इक्वेशन सेकंड। अब हमें इस थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, इस C के सापेक्ष हमने आघूर्ण ले लिया। तो C के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, इस C से R गुजर रहा है तो 0 बनेगा। एक तो हमारे पास में ये W cos अल्फा भी C से गुजर रहा है तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा। W का मान देखो, W का मान क्या बनेगा, यहां से यहां जो लंब है इसको हमने L नाम दे दिया, तो ये W इस CL के इक्वल होगा। तो W इंटू CL और एक है हमारा म्यू R। तो म्यू R की जो डायरेक्शन है वो हमारी ये डायरेक्शन है, और ये भार हमारा इसके अंदर की तरफ, ये हमारा बाहर की तरफ, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो म्यू R का मान कितना है, इससे इसकी लंबवत दूरी जो इसकी रेडियस है, तो म्यू R की इसकी लंबवत दूरी क्या आ गई हमारे पास में a। तो म्यू R इंटू a, दोनों फोर्स है साम्यावस्था में है तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई W इंटू CL इक्वल्स टू म्यू R इंटू a। तो यहाँ W हमारा एज इट इज CL का जो मान होगा, ये C है, ये लंब है तो ये 90 का एंगल होगा, तो CL का मान क्या हो जाएगा, ये इसका आधार होगा और आधार के साथ कोस आता है, तो ये बनेगा W C cos थीटा इक्वल्स टू यहां से म्यू A R का मान, तो म्यू R का मान ही लिख देंगे हम यहां से। म्यू R का मान बनेगा हमारा W sin अल्फा और ये हमारा A। यहां से थीटा का मान चाहिए हमें, W से W कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से cos थीटा का मान बनेगा हमारा A अपॉन में C sin अल्फा। थीटा का मान आएगा हमारा cos इनवर्स A अपॉन में C sin अल्फा। ये हमारे पास से वैल्यू आ गई थीटा की वैल्यू cos इनवर्स A अपॉन में C sin अल्फा। अब हमें ये दिया हुआ है कि गुरुत्वीय जो केंद्र है वो C
C दूरी के ऊपर है, तो इससे C दूरी के ऊपर ये पॉइंट भी है हमारे पास में। तो यदि इसका गुरुत्वीय केंद्र G डैश हो तो ये भी एंगल हमारा इससे लंबवत कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। तो कंप्लीट एंगल कितना बन जाएगा हमारा 2 थीटा। तो यदि G डैश गोले का गुरुत्वीय केंद्र हो जो गुरुत्वीय केंद्र हो, तब यहां थीटा माइनस थीटा कोण होगा। ओके, इससे नीचे का थीटा ले रहे हैं तो ये हमारा ऊपर वाला माइनस थीटा में कन्वर्ट होगा। तब टोटल कोण कितना होगा, तब कोण G डैश CG कितना होगा, ये भी हमारा थीटा और ये हमारा थीटा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 2 थीटा। ओके, ऊपर वाला ले रहे हैं तो थीटा का मान माइनस थीटा, तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में 2 थीटा एंगल आ गया। इस स्थिति में भी गोला कैसा होगा, सीमांत संतुलन की स्थिति में होगा। सीमांत संतुलन की स्थिति में होगा। अतः इसे हम समीकरण नंबर डाल देंगे थर्ड। समीकरण 3 से थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 थीटा। तो ये बनेगा 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस इनवर्स A अपॉन में C साइन अल्फा। तो इस एंगल से ये घूम सकता है, से गोला घूम सकता है। तो जितना ये C डिस्टेंस है नीचे की तरफ, उतनी C डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ भी होगा। तो ऊपर भी हमारा गुरुत्वीय केंद्र होगा और ये एंगल हमारा किस एंगल पे घूम सकता है, ये थीटा इतने एंगल के ऊपर यदि घूम जाए, ये C वाला जो पॉइंट है वो इस एंगल के ऊपर घूम जाए, उस कंडीशन में भी ये हमारा क्या होगा, सीमांत संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि ये हमारे पास में कंडीशन है। तो ये हमें प्रूव करना था कि यदि ये गोला इतना एंगल घूम जाता है फिर भी ये कैसे होगा, सीमांत संतुलन की स्थिति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक पूर्ण रुक्ष तल क्षैतिज से कोण अल्फा पर झुका हुआ है। ओके, पूर्ण रुक्ष मतलब कंप्लीट रुक्ष है जिसके ऊपर कोई पार्टिकल फिसल नहीं सकता, एक जगह स्थिर रहेगा, अल्फा पर झुका हुआ है। प्रदर्शित कीजिए कि तल पर विराम अवस्था, ओके दे भी दिया इसने कि विराम अवस्था, तो फिसलेगा नहीं तो विराम अवस्था में रहेगा, में रह सकने वाले दीर्घवृत्त की न्यूनतम उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी होगी, ये होगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक दीर्घवृत्त है एलिप्स। तो हम जानते हैं कि एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहाँ ये जो b स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। और इस e को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे हम, एसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसको इजीली हम कर पाएंगे। तो एक क्षैतिजली हमने खुरदरा प्लेन लिया और इसके ऊपर एक दीर्घवृत्त है, तो हमने एक दीर्घवृत्त ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ इसका हमने ये पॉइंट P है, इसके ऊपर हमने भार लटका दिया जो कि जो इसका सेंटर होगा इस दीर्घवृत्त का, उस दीर्घवृत्त से ये बाहर नीचे की ओर लटकेगा। इस पॉइंट को हमने P पॉइंट मान लिया, ये इसका भार है और इधर ही इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया हम S से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस प्लेन की
सॉरी अभिलंब प्रतिक्रिया परिणामी, ओके, परिणामी एस होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन तो ये होगा हमारा, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम जानते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है हमारा लैम्डा। ये इसका सेंटर पॉइंट है, किसका, एलिप्स का। तो सेंटर पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट 0 0 ले लेंगे, ये पॉइंट हमारा ये। अब यहां हमने इसको 0 0 ले लिया, ये हमारे पास में एक एलिप्स की इक्वेशन है, तो इसके समीकरण क्या होंगे, a cos थीटा b sin थीटा। तो यहां यदि हम इसे अल्फा ले तो इसके जो पॉइंट है हमें एक पूर्ण रूप से तल क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुका हुआ है, ओके, अल्फा से झुका हुआ है। तो यहां हम इसके जो पॉइंट है वो पॉइंट हमने क्या मान लिए, a cos थीटा और b sin थीटा हमने इसके पॉइंट मान लिए, किसके, p पॉइंट के। अब यहाँ ये जो एलिप्स है वो नीचे की तरफ लुढ़केगा, अभी तो विराम है, यदि लुढ़केगा तो इस पर जो घर्षण बल है इसको स्थिर रखने के लिए घर्षण बल किधर होगा हमारा, ऊपर की तरफ होगा म्यू आर। ये P के पॉइंट के निर्देशांक, ये C के, ये एंगल आ गया हमारे पास में। अब यहाँ देखो ये जो अल्फा है इसको यदि हम आगे ड्रॉ करें तो ये हमारा 90 का बनेगा, ये अल्फा, ये 90, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस अल्फा। अब हमने क्या किया, इसका जो अभिलंब है इस अभिलंब को हमने आगे ड्रॉ किया, हम जानते हैं नाम ही है इसका अभिलंब, तो ये एंगल हमारा 90 का होगा, कंप्लीट हमारा 90 का है, ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना हुआ हमारा अल्फा। अब ये और ये एक दूसरे की तिर्यक रेखा है, तो ये होंगे हमारे प्रतिच्छेदी कोण, और प्रतिच्छेदी कोण क्या आ गया हमारा लैम्डा बराबर अल्फा, ओके, प्रतिच्छेदी कोण क्या आ गया हमारा लैम्डा बराबर अल्फा आ गया। अब ये लैम्डा और अल्फा तो हमारे इक्वल आ गए। अब हमने क्या किया, एक तो ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की हमें समीकरण चाहिए, स्पर्श रेखा की हम समीकरण निकाल ले, उसके बाद हम PC, ये जो PC है इसका हम अभिलंब निकाल ले, और एक ये जो अभिलंब है R, इसका हम मान निकाल ले। इस अभिलंब और PC का जो मान है उनके बीच में एंगल क्या है लैम्डा, तो वहां से हम tan लैम्डा की वैल्यू निकाल ले। तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक तो हम इस स्पर्श रेखा की समीकरण निकाल रहे हैं, ओके, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, तो P बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इस दीर्घवृत्त के ऊपर होगी, तो दीर्घवृत्त का एक x तो हमें रखना है और एक x की जगह इसका पॉइंट का मान रखना है, तो ये बनेगा हमारे पास x इंटू a cos थीटा अपॉन में a स्क्वायर, प्लस ऐसे ही इसमें भी एक y रखना है, एक y का वो मान रखना है, तो y इंटू b sin थीटा अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बना, x अपॉन में a cos थीटा y अपॉन में b sin थीटा इक्वल्स टू 1। और यहाँ यदि हम इस स्पर्श रेखा की समीकरण ले टेंजेंट की, तो क्या बनेगा हमारे पास में, तो यहाँ हम dy बाई dx करके तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ हमने x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, तो 1 बाई a cos थीटा प्लस dy बाई dx sin थीटा अपॉन में b इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जो dy बाई dx है जिसे हम m1 लेंगे, ये m1 बनेगा हमारे पास में, यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो माइनस का ये 1 बाई a उधर जाएगा, ये उसका डिवाइड करेंगे तो b चला जाएगा हमारा ऊपर, b अपॉन में a और इस साइन का डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कोट थीटा, ओके। ये आ गया हमारे पास में m1 क्या है, m1 है हमारे पास में इस P बिंदु पर
स्पर्श रेखा का ढाल या स्लोप। इस P पॉइंट पर स्पर्श रेखा का ढाल आ गया, हमें क्या चाहिए, इस P पॉइंट के ऊपर इस अभिलंब का ढाल चाहिए, क्योंकि अभिलंब और इस PC के ढाल के बीच में हमारे पास में एंगल लैम्डा है, तो हमें क्या निकालना है, PR का ढाल या स्लोप। तो हमने क्या किया, हमारे पास में इस PC का ढाल आ गया, हमें PR का ढाल चाहिए। इसका मतलब P पर अभिलंब की ढाल, या इसे हम स्लोप भी बोलते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास, क्या होता है, m1 m2 इक्वल्स टू -1 यदि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ये हम जानते हैं कि ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ यदि m1 हमारे पास ये है, तो m2 का मान हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में अपोजिट। तो इसका मतलब इसका नेगेटिव भी करना है और पॉजिटिव भी करना है, और उसे हम m1 दे देंगे ताकि हम इसकी जो वैल्यू है उसको हम निकाल पाए। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, इसका अपोजिट किया, तो a अपॉन में b, ये बन जाएगा tan phi, और उसे दे देंगे हम m1। इसी प्रकार हमें इस PC की ढाल चाहिए, तो PC की ढाल क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट में इसका कोऑर्डिनेट माइनस, इसके कोऑर्डिनेट में इसका कोऑर्डिनेट माइनस, तो 0 माइनस b साइन थीटा अपॉन में 0 माइनस a कोस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन में a tan थीटा। इसे हमने m2 मान लिया। अब ये इन दोनों के बीच में एंगल लैम्डा है, तो tan लैम्डा का फॉर्मूला इसे सेटिस्फाई करेगा। तो tan लैम्डा क्या बनेगा हमारा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये हम पढ़ के आए हैं 11th-12th में, तो इनके जो कंडीशन है वो इसे सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ हमने m1 m2 की वैल्यू रख दी। m1 है हमारा a अपॉन में b tan थीटा, और m2 है माइनस का b अपॉन में a tan थीटा अपॉन में, यहाँ हम कंडीशंस लें तो 1 प्लस m1 m2, m1 है हमारे पास में a अपॉन में b अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में a अपॉन में b माइनस b अपॉन में a, ऊपर है हमारे पास में tan थीटा, और नीचे है हमारे पास में 1 प्लस tan बनेगा sec स्क्वायर थीटा। ओके, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में ab, tan थीटा बनेगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और sec स्क्वायर बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीपल किया, तो ये आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab, यहाँ से बनेगा sin 2 थीटा। ये किसका मान आया हमारा, tan लैम्डा का मान आया। किसका मान है ये, tan लैम्डा का मान। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में tan लैम्डा, और लैम्डा का मान क्या है, हमने पहले ही ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, अल्फा। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये बनेगा हमारे पास में, यहाँ हम इस b स्क्वायर का मान भी रख दे, एसेंट्रिसिटी लाना है हमें, तो हमने b स्क्वायर का मान भी रखा, साथ में tan लैम्डा का अल्फा मान भी रख दिया। तो ये बना a स्क्वायर माइनस इस b स्क्वायर का मान रखेंगे a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन में 2a, इस b का मान बनेगा a अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर। ओके, हमने b का मान निकाल लिया, ये बना हमारे पास में, ये इसके साथ में sin 2 थीटा इक्वल में tan लैम्डा। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब इसे हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी, तो ये आगे बना हमारे पास में a स्क्वायर से a स्क्वायर, हमारा देखो a स्क्वायर है ऊपर, a स्क्वायर से माइनस का a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, उस a स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारा e स्क्वायर। ऊपर क्या बचा, e स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में, नीचे क्या बच गया हमारे पास में, ये 2 और ये अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर,
और इसके राइट हैंड साइड में बच गया हमारे पास में tan लैम्डा का मान हमने अल्फा रख दिया। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, अंडर रूट को एक तरफ कर रहे हैं, बाकी की इक्वेशन को हम दूसरी साइड कर रहे हैं। तो ये tan अल्फा इधर जाएगा तो कोट में कन्वर्ट होगा, तो e स्क्वायर साइन 2 थीटा कोट अल्फा इक्वल्स टू ये बना हमारा 2 अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ताकि अंडर रूट हट जाए। दोनों साइड हमने जैसे स्क्वायर किया तो ये बना e की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2 का बनेगा 4, ये बनेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इन सबको हम एक तरफ लेके आएंगे और इसे हम एक फंक्शन मान लेंगे। किसका फंक्शन है ये थीटा का, क्योंकि अल्फा तो हमें दिया हुआ है थीटा और ई में। तो थीटा और ई में एक रिलेशन बना, वो रिलेशन बना e की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा कोट स्क्वायर अल्फा, यहां से बनेगा 4e स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारे पास में एक फंक्शन आया जो कि किसका है, e में और थीटा में है। e की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 4e स्क्वायर माइनस 4। अब हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी न्यूनतम उत्तर के अंदर था। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होती है, जो फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जिस डिफरेंशिएशन करके फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके वहां से हम पॉइंट्स की वैल्यू निकालते हैं और फिर हम उसकी न्यूनतम और मैक्सिमम की बात करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने इस थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया ताकि हमें थीटा का पॉइंट मिले और वहां से हम e का मान मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सके। हमें e मैक्सिमम चाहिए तो थीटा का मान हमें निकालना होगा। तो हमने किया डेल f अपॉन में डेल थीटा। जैसे हमने थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो e की पावर 4 कांस्टेंट कोट स्क्वायर अल्फा हमारा कांस्टेंट, साइन स्क्वायर का बनेगा 2 साइन 2 थीटा और फिर साइन 2 थीटा का बनेगा कोस 2 थीटा, फिर इस 2 थीटा का बनेगा 2। तो 2 और 2 यहां लिखते हैं हम, ये 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, हमारे पास देखो ये सभी 0 बन गए। यहाँ ये बना 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, तो बन गया हमारे पास में साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 0। इंप्लाइज करके ये हमारे पास में 0 है, तो ये 0 तभी बनेगा जब साइन या तो ये 4 थीटा है ये 0 हो और 4 थीटा हमारा पाई हो। ओके, ये यदि 0 है तब भी 0 बनेगा, यदि ये पूरा पाई है तो साइन पाई का मान भी 0 होगा। तो यहां से ये कंडीशन, क्योंकि ये एंगल 0 और पाई के बीच में हो सकता है, 2 पाई नहीं होगा, 2 पाई कंप्लीट होगा। तो यहां से हमारे पास में एक तो मान आया थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा का मान आया पाई बाई 4। अब यदि हम थीटा इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो थीटा इक्वल्स टू 0 जैसे हम रखेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है ये, यहाँ हमने थीटा का मान 0 रखा तो साइन 0 का मान 0 बन गया और यहाँ से e का मान 1 आ गया। e का मान 1 होता है मैक्सिमम। तो यदि हमने थीटा इक्वल्स टू 0 लिया देन e का मान 1 जो कि क्या है, मैक्सिमम। ओके, हमें पूछा क्या है, मिनिमम पूछा है, तो हम दूसरा मान लेंगे और उस मान के ऊपर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 के ऊपर हमें इसका मिनिमम मान चाहिए। तो हमें इसका मिनिमम मान निकालने के लिए हमने क्या किया, थीटा का मान पाई बाई 4 हमने यहाँ पुटअप कर दिया। तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, तब ये जो हमारे पास में वैल्यूज है इस वैल्यू के अंदर हमने थीटा का मान पाई बाई 4 रखा तो ये बना e की पावर 4। यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो ये पाई बाई 2 बनेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा e की पावर 4 कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 4e स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसे e का मान ये आना चाहिए। तो हमने क्या किया, तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बनी e की पावर 4 कोट स्क्वायर अल्फा
प्लस 4e स्क्वायर, इसे हम राइट हैंड साइड में लेकर के चलेंगे 4। अब इसे हम एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 tan स्क्वायर अल्फा हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। ओके, हमने क्या किया, दोनों साइड 4 tan स्क्वायर अल्फा हमने ऐड कर दिया। अब ये एक स्क्वायर बन जाएगा। किसका स्क्वायर बनेगा, e स्क्वायर यहां बनेगा हमारे पास में e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर कोट अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे ये बनेगा e की पावर 4 कोट स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 4e स्क्वायर, कोट से tan कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए हमने दोनों साइड 4 tan स्क्वायर अल्फा को ऐड कर दिया। ये बना 4 into 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा हमारे पास में दोनों साइड हम अंडर रूट ले लें तो e स्क्वायर कोट अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इक्वल्स टू, ये बनेगा 2, ये 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, sec स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो sec अल्फा, और एसेंट्रिसिटी है तो इसे हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम इसकी कंडीशंस निकालें तो ये बनेगा e स्क्वायर कोट अल्फा इक्वल्स टू 2 कॉमन है, यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस अल्फा, ये इधर आएगा तो माइनस का साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब यहाँ हम इसकी कंडीशंस निकालें तो e स्क्वायर कोट अल्फा इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास में 2, ये कोस अल्फा को एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, हमें e स्क्वायर है, इस कोट अल्फा को भी हम इधर भेजेंगे तो ये बनेगा 2 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में एक कोस इसके साथ होगा कोस स्क्वायर अल्फा, एक साइन चला जाएगा हमारा ऊपर, ये बनेगा हमारे पास में 2 इंटू, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फा, और इस कोस स्क्वायर अल्फा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, इसे हम 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, और ऊपर है हमारे पास में साइन अल्फा। अब इन्हें कैंसिल करें तो 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, e स्क्वायर का मान 2 साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा, और जैसे हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी हमारी उत्केंद्रता इस दीर्घवृत्त की इस कंडीशन के अंदर, और वो भी कैसी, मिनिमम। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे जो कि 2018 से 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 से पहले सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद में जैसे 2019 है, 19 से हमारे स्टैटिक्स को जोड़ा गया है, तो इसमें हमारे पास में कम ही क्वेश्चन है जो कि 2011 से 2020 तक के आए हुए क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 में हमारे ये क्वेश्चन थे जो आए हैं, वो हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। इसी उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, क्योंकि स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स को यदि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो काफी इजीली समझ में आता है, बट यहाँ हम एक क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, और क्वेश्चंस को फिर एक्सप्लेन करना बिना किसी पहले के गाइड से एक कॉम्प्लिकेट सा होता है, फिर भी इसको काफी इजी वे में समझाया गया है, तो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।